प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह। यहाँ से आयोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। आज हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख, साथ ही कुछ प्रश्न आपके गुहा लेख के भी होंगे। तो आज आपका पहला प्रश्न है, अशोक के 14 बृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग ने कई बार पूछा है। हालांकि आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कितने स्थानों से मिले हैं अशोक के 14 बृहद शिलालेख। ए में है 8, दूसरे में है 7, तीसरे में है 9 और चौथे में है 14। फटाफट बताएंगे उत्तर, और आप सभी को इसका उत्तर पता है निश्चित ही, कोई समस्या नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 14 बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं अशोक के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो बृहद शिलालेख है ये कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा गोरखपुर, तीसरा बांग्लादेश और चौथा है पाकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से मिला है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी बृहद शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। कालसी बृहद शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। और आप सभी को पता है, कल के डिटेल क्लास में आपने पढ़ा है, उत्तराखंड से मिला है कालसी बृहद शिलालेख। आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, कालसी बृहद शिलालेख की भाषा और लिपि क्या है। इसमें कौन सी भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन अरामाइक भाषा अरामाइक लिपि, दूसरा ऑप्शन यूनानी भाषा यूनानी लिपि, तीसरा ऑप्शन प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि और चौथा ऑप्शन प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, बिकॉज कल की डिटेल क्लास में ये सारे तथ्य पढ़ाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिरनार अभिलेख किस राज्य से मिला है। पहला है एमपी, दूसरा है यूपी, तीसरा है गुजरात, चौथा है कर्नाटक। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत आसान है, आप सभी को पता है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, गुजरात से मिला है गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोपारा बृहद शिलालेख किस राज्य से मिला है। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है सोपारा बृहद शिलालेख अशोक का किस राज्य से मिला है। इसमें भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र से मिला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एरागुड़ी बृहद शिलालेख किस राज्य से मिला है। कौन से राज्य में मिला है एरागुड़ी बृहद शिलालेख अशोक का। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आप सभी को कल की क्लास में पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एरागुड़ी अभिलेख को किस भाषा और लिपि में लिखा गया है। पहला प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, दूसरा प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि, तीसरा ग्रीक भाषा ग्रीक लिपि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे एरागुड़ी अभिलेख कौन सी भाषा और लिपि में लिखा गया है। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है एरागुड़ी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धौली बृहद शिलालेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है तोसली, दूसरा है समापात, तीसरा है चौगढ़ और चौथा है सभी। बताएंगे धौली बृहद शिलालेख को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, तोसली। आपको डिटेल क्लास में मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चौगढ़ बृहद शिलालेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा है समापा, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों सही है और चौथा है कि उड़ीसा लेख। फटाफट उत्तर देंगे, आप लोगों ने कल पढ़ा है और इसको भी सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला है। पहला दूसरा दोनों सही है, इसे पृथक कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है और समापा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। कलिंग पृथक शिलालेख किसे कहा जाता है। किसे कलिंग पृथक शिलालेख कहा जाता है। आपके सामने है ऑप्शन,
पहला है गुर्जरा और नेत्तूर को, दूसरा है तोसरी और समापा को, तीसरा है जौगढ़ और धौली को, और चौथा है दूसरा और तीसरा दोनों सही है। बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के क्लास के सारे फैक्ट हैं तो दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा दोनों सही है। तोसली समापा को ही जौगढ़ को समापा और तोसली धौली को कहा जाता है, यानी कि ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। इन्हीं को पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, धौली जौगढ़ बृहद शिलालेख पर कौन से नंबर का लेख नहीं लिखा गया है? कौन से नंबर का लेख इस पर नहीं लिखा गया है? इसी वजह से तो इसे पृथक कलिंग लेख कहा जाता है। पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा नंबर का बात नहीं है, दूसरे में है चौथा, पाँचवा और छठे नंबर की लेख नहीं है, तीसरे में है 10वां, 11वां और 12वें नंबर का लेख नहीं है, और चौथे में 11वें, 12वें और 13वें नंबर का लेख इस पर नहीं है। 14 बृहद शिलालेख में से कौन से नंबर का लेख धौली और जौगढ़ पर नहीं है, जिसकी वजह से इसको पृथक कलिंग लेख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 11, 12, 13 नंबर की बात इस पर नहीं है, इसकी जगह पे दूसरी बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पृथक कलिंग लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपनाथ लघु शिलालेख कौन से राज्य में मिला है? रूपनाथ लघु शिलालेख कौन से राज्य से मिला? पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा राजस्थान और चौथा है कर्नाटक। बताएंगे बच्चा लोग, रूपनाथ लघु शिलालेख कौन से राज्य से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से मिला हुआ है ये लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाबरू शिलालेख किस राज्य से मिला है? भाबरू एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाबरू शिलालेख किस राज्य से मिला है? गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान। बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे। कल के क्लास में आपको डिटेल में ये सारे फैक्ट पढ़ाए हैं मैंने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, राजस्थान से मिला है आपका भाबरू शिलालेख। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मास्की, नेत्तूर, उदय, गोलम लेख किस राज्य से मिले हैं? ये तीनों लेख कौन से राज्य से मिले हैं? एमपी, यूपी, बिहार और कर्नाटक। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य से मिला है मास्की, नेत्तूर और उदय गोलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुर्जरा लेख किस राज्य से मिला है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताएंगे गुर्जरा लेख किस राज्य से मिला है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग ने पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आपका क्या सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से मिला है गुर्जरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महास्थान लेख किस स्थान से मिला है? महास्थान जो अभिलेख है ये किस स्थान से मिला है? पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भारत, चौथा है बांग्लादेश। बताएंगे बच्चा लोग कौन से जगह से मिला है महास्थान अभिलेख? ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कल के क्लास में आपने पढ़ा था, बांग्लादेश से मिला था महास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शाहगौरा अभिलेख किस राज्य से मिला है? उत्तराखंड, गोरखपुर, एमपी या आपका बांग्लादेश? फटाफट बताएंगे किस स्थान से मिला है शाहगौरा अभिलेख। और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है शाहगौरा अभिलेख। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महास्थान लेख किस सतह पर लिखा गया है? जो महास्थान अभिलेख है इसका सतह क्या है? ताम्र फलक है, पाषाण सतह है, गुफा भित्ति है या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट देंगे उत्तर, किस पर लिखा गया है ये अभिलेख महास्थान का? याद रखेंगे पाषाण सतह पर लिखा गया है महास्थान अभिलेख। अशोक का नाम किस लेख पर अंकित नहीं है? कौन सा लेख है जिस पर अशोक का नाम नहीं है, यानी कि उस पर इनका नाम नहीं है, यानी कि अशोक नहीं लिखा है? मास्की, भाबरू, गुर्जरा और नेतूर, इनमें से कोई एक अभिलेख ऐसा है जिस पर अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अशोक का नाम नहीं है। तो आप सभी को पता है भाबरू नहीं है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर है, भाबरू नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उदय गोलम लेख पर अशोक के लिए क्या संबोधन प्रयोग में लाया गया है? पहला ऑप्शन है मगधाधिराज, दूसरा अशोक, तीसरा शाक्य मुनि और चौथा है देवानाम्पिय। बताएंगे बच्चा लोग कौन से शब्द का उपयोग किया गया है उदय गोलम लेख में अशोक के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आयोग ने पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, अशोक।
गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम और मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि व्यक्तिगत नाम उनका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महत्वपूर्ण है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? भाब्रू शिलालेख में अशोक को क्या कहकर संबोधित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है मगधाधिराज, दूसरा है सम्राट अशोक, तीसरा है प्रियदर्शी, चौथा है देवानाम्पिय। आपके हिसाब से जो सही है वो क्या हो जाएगा? नो डाउट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। मगधाधिराज कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है बच्चा लोग? पहला है मगधाधिराज, दूसरा है अशोक वर्धन, तीसरा है सम्राट अशोक, चौथा है चक्रवर्ती राजा। बताएंगे कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन पुराणों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाक्य मुनि या शुद्ध शाक्य अशोक को किस अभिलेख में कहा गया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक को शाक्य मुनि या शुद्ध शाक्य कहा गया है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम आपके सामने है 4 ऑप्शन, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। मास्की अभिलेख में कहा गया है अशोक को शुद्ध शाक्य या शाक्य मुनि। याद रखिएगा। आपके सामने एक और शानदार प्रश्न आ चुका है, पैंगोरारिया लेख में अशोक को क्या कहा गया है? पैंगोरारिया अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है शुद्ध शाक्य, तीसरा है महाराज कुमार और चौथा है चक्रवर्ती राजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी को मैंने कल के क्लास में बताया है, डिटेल क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, महाराज कुमार कहा गया है अशोक को। किस लेख में अशोक को देवानाम्पिय या प्रियदर्शी कहा गया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें इनको देवानाम्पिय और प्रियदर्शी कहा गया है? पहला है मास्की, दूसरा है भाब्रू, तीसरा है पुराण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग किस में अशोक को कहा गया प्रियदर्शी और देवानाम्पिय? तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मास्की में मैं बता चुकी हूँ अशोक नाम है और शाक्य मुनि है, भाब्रू में मगधाधिराज, पुराणों में अशोक वर्धन, यानी कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें उनको देवानाम्पिय या प्रियदर्शी कहा गया हो। आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? यानी कि जब वो राजा बने, राज्याभिषेक कराए, तो उसके कितने वर्ष बाद वो लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे, जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है? पहले ऑप्शन में है 10, दूसरे ऑप्शन में 15, तीसरे में है 20 और चौथे में है 22। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयोग ने पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, 20वें वर्ष गए थे राज्याभिषेक के लुम्बिनी की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण, अशोक ने निगलीवा सागर की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? फटाफट देंगे उत्तर। अशोक ने निगलीवा सागर की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष किया है? पहले में है 12, दूसरे में 15, तीसरे में है 14 और चौथे में है 18। ये भी फैक्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अशोक राज्याभिषेक के 14वें वर्ष गए हुए थे निगलीवा की यात्रा पर, जहाँ पर इन्होंने कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना करवा दिया था, यानी कि बुद्ध के स्तूप को 2 गुना करवा दिया था। अशोक ने बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद किया था? राजा बनने पर या राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद वो बोध गया गए, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? पहले में 12, दूसरे में 25, तीसरे में 30 और चौथे में 21। आपको फटाफट उत्तर देना है, क्योंकि कल के डिटेल क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है फर्स्ट, ये राज्याभिषेक के 12वें वर्ष गए हुए थे बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा के समय राजस्व कर कितना घटाकर कर दिया था? यानी कि अशोक जब लुम्बिनी गए थे महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, तब उन्होंने वहाँ का जो भू राजस्व था उसको घटा करके कितना % कर दिया था? ये आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। पहले में 1/8, दूसरे में 1/6, तीसरे में 1/8 और चौथे में 1/3। यहाँ पे 1 जो है मैं 4 कर दे रही हूँ, 4, 6, 8, 3, इनमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो सही है, आप सभी को कल मैंने बताया था 1/8 कर दिया था इन्होंने भू राजस्व कर को। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक ने कौन सा कर समाप्त घोषित किया था लुम्बिनी यात्रा के समय? जब महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान गए तो अशोक ने वहाँ पे भू राजस्व को 1/8 कर दिया, लेकिन कोई कर था जिसे उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। कौन सा कर है? भाग है, बलि है, हिरण्य है या सभी? और आप सभी को ये सारे फैक्ट मैं कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बलि को इन्होंने समाप्त कर दिया था और भाग यानी कि भू राजस्व को 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, अशोक के किस अभिलेख से सूखे के समय अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है नेट में भी। कौन से अभिलेख से पता चलता है कि जब सूखा पड़ता था तो अशोक लोगों को अनाज वितरित करते थे? पहला है शहबाजगढ़ी और महास्थान, दूसरे में है शाहगौरा और मानसेहरा, तीसरे में है शाहगौरा और महास्थान, चौथे में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, गोरखपुर का शाहगौरा, बांग्लादेश का जो महास्थान है, यहाँ से पता चलता है कि अशोक सूखे अकाल के समय जनता को अनाज वितरित किया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के काल में खरोष्ठी लिपि तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग। अशोक के समय खरोष्ठी और अरामाइक लिपि का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भारत और चौथा है बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे कल के क्लास से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के शासनकाल में अरामाइक और यूनानी, जिसे ग्रीक भी कहा जाता है, इस लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है बांग्लादेश। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अशोक के अभिलेख से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं, IAS, PCS, समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS, PCS, सभी एग्जाम के क्वेश्चन को कलेक्ट कर दिया है मैंने। तो आपका जो सही है वो है अफगानिस्तान में अरामाइक और यूनानी, पाकिस्तान में अरामाइक और खरोष्ठी। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के शासनकाल में कितने लिपियों का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक के समय में या टाइम पीरियड में कितने प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है उनके अभिलेखों में? उनके अभिलेखों में कितनी लिपियां उपयोग में लाई गई हैं? पहला है 3, दूसरे में 4, तीसरे में है 5 और चौथे में है 7। कितनी लिपियों का प्रयोग किया है अशोक ने अपने अभिलेखों में? तो याद रखिएगा 4 लिपियों का, अरामाइक, यूनानी और ब्राह्मी खरोष्ठी। अरामाइक, यूनानी, ब्राह्मी खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कितनी भाषाओं का प्रयोग अभिलेखों में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिलेखों की भाषा पूछ रहा है कि उनके समय में अभिलेखों में कितने प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है? पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5 और चौथे में 6। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि कितने प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया अशोक के अभिलेखों में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। भाषाओं की संख्या 3 है, लिपियों की संख्या 4 है। भाषा है आपका प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा और अरामाइक भाषा। अरामाइक, यूनानी और प्राकृत भाषा है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरामाइक और आपका यूनानी लिपि है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 लिपि और 3 भाषा का प्रयोग अशोक के अभिलेख में हुआ है। अशोक के अभिलेखों को किसने ढूंढा था पहली बार और कब? किसने ढूंढा और कब ढूंढा है पहली बार आपको बताना है। पहले में है टी फैन थेलर ने 1770 में, दूसरे में थॉमस मुनरो ने 1770 में, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप ने 1870 में और चौथा ऑकलैंड ने 1870 में। बहुत आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को कल बताया था। टी फैन थेलर ने 1770 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार ढूंढा है। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ समाहित किया है मैंने, किसने ढूंढा और कब ढूंढा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा और कब? देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन समाहित है। किसने पढ़ा पहली बार, ये अलग से क्वेश्चन आता, कब पढ़ा ये अलग से आता है, दोनों एक साथ कर दिया है मैंने। पहले में है जेम्स प्रिंसेप ने 1837, दूसरे में है थॉमस मुनरो 1837, तीसरे में है जेम्स प्रिंसेप 1835 और चौथे में है लॉर्ड प्रिंसेप 1835। और आप सभी को पता है, मेरे बच्चों को तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कल के क्लास में सारे फैक्ट रटाए हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख का उद्वाचन किया, यानी कि पढ़ा था।
अशोक ने किस संप्रदाय के अनुयायियों को बराबर पहाड़ियों में गुफाएं दान दी थी? ये फैक्ट कल के क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ फैक्ट जो कल के क्लास में नहीं पढ़ाया है उससे भी क्वेश्चन बनाया ताकि आप लोगों का ये भी तैयार हो जाए। तो पहला है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक और चौथा है शैव। बताएंगे अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कौन से धर्म के लोगों को गुफाएं दान में दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आजीवक। ये क्वेश्चन आपका नेट पीसीएस समीक्षा अधिकारी सभी एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ दिल्ली कौन सा शासक लेके आया था? देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन मैंने समाहित किया है, इंडिविजुअल पूछा गया है। ये आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या सम्राट अकबर। तो मेरे बच्चों को तो कोई समस्या नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों को कल मैंने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया था कि इसको याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक यही है जो दिल्ली टोपरा यानी कि हरियाणा के टोपरा से दिल्ली लेके आए और मेरठ से दिल्ली लेके गए। तो ये 2 जो हैं आपके स्तंभ लेख, इसको दिल्ली ले गए हैं फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बराबर पहाड़ियों में आजीविकों को कौन सी गुफा दान में नहीं दी थी? इनमें से कौन सी गुफा है जो अशोक ने आजीविकों को दान में नहीं दिया? पहला है सुदामा, दूसरा है विश्व झोपड़ी, तीसरा लोमस ऋषि और चौथा है कर्ण चौपड़। इनमें से कोई एक गुफा है जो अशोक ने आजीविकों को दान में नहीं दिया, बाकी 3 दान में दिया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये नेट में भी आया हुआ है और अन्य एग्जाम में भी आया है। तो याद रखिएगा इसमें जो लोमस ऋषि हैं ये अशोक ने आजीविकों को दान में नहीं दिया है, बाकी सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़ ये दिया। ये चारों गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ियों में, लेकिन लोमस ऋषि गुफा अशोक ने नहीं बनवाया है, ये अशोक ने दान में नहीं दिया था। बाकी 3 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी और आजीविकों को दान में दिया था। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दशरथ जो कि अशोक के पौत्र हैं ने नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाएं किसे दान में दिया था? किस संप्रदाय को इन्होंने भी गुफाएं दान में दिया है नागार्जुनी पहाड़ी में? पहला है जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा आजीवक और चौथा है शैव। तो बच्चा लोग बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इन्होंने भी आजीविकों को ही गुफाएं दान में दिया है नागार्जुनी पहाड़ी में। अशोक ने दिया बराबर में, इन्होंने दिया नागार्जुनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ के द्वारा आजीविकों को दान में नहीं दिया गया था? इनमें से कौन सी गुफा है जो नागार्जुनी पहाड़ी में नहीं है, जिसको आजीविकों को नागार्जुनी पहाड़ी में इन्होंने दान में नहीं दिया? पहला है लोमस ऋषि, दूसरा गोपी, तीसरा वापी, चौथा है वड़धिक या वड़थिक। तो बहुत ही शानदार प्रश्न में, चलो याद रखिएगा। अभी आपने पढ़ा कि लोमस ऋषि बराबर की पहाड़ियों में है, बनवाया तो दशरथ ने ही है, लेकिन ये नागार्जुनी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है ये सही हो जाएगा। बाकी गोपी, वापी, वड़धिक और वड़थिक ये तीनों गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी में है, जिसे दशरथ ने आजीविकों को दान में दिया था। ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा है। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी किस राज्य में है? 2 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। कई बार पूछा है बराबर की पहाड़ी किस राज्य में है और कभी पूछता है नागार्जुनी की पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये दोनों पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? MP, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो याद करके रखिएगा, बिहार में है। नाम से लगेगा आपको साउथ का, लेकिन ये साउथ का नहीं है, ये बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी लेक इलाहाबाद कौन लेकर आया था? कौशाम्बी लेक को इलाहाबाद कौन सा शासक लेके आया? अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त और जहांगीर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और मेरे बच्चों को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, आप सभी को मालूम ही है, अकबर लेकर के आए थे कौशाम्बी से इलाहाबाद, और कौशाम्बी में इसको अशोक ने लगवाया था, जिसको अकबर ने ला करके इलाहाबाद के किले में रख दिया था। कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किसका लेख नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौशाम्बी स्तंभ लेख पे किसने अपना लेख नहीं लिखा है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और बीरबल। तो इसमें भी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता होता उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि इस पर अकबर का लेख नहीं है, अशोक का है, समुद्रगुप्त का है, बीरबल का है और जहांगीर का है। याद रखिएगा, ये 4 लोग हैं जिनका लेख है, लेकिन इस पर अकबर का लेख नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताएंगे
कौशाम्बी स्तंभ लेख को और किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा इलाहाबाद लेख, तीसरा बृहद लेख, चौथा है सभी। बताएंगे किस नाम से जाना जाता है कौशाम्बी स्तंभ लेख को? याद रखिएगा, कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन भी आयोग ने पूछा हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? पहला रवि कीर्ति, दूसरा हरिसेठ, तीसरा है बाणभट्ट और चौथा है सभी। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता हैं बच्चा लोग। मैंने पढ़ाया था कि इसको लिखने वाले हैं हरिसेठ, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, और उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने जो उक्तियाँ लिखी हैं उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। तो हरिसेठ ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो उक्तियाँ लिखी हैं वही है इलाहाबाद की प्रशस्ति। बाणभट्ट आप सभी को पता होगा, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। और जो रवि कीर्ति हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के हैं, पुलकेशिन द्वितीय के हैं। एग्जाम में आता है कि कौन किसका दरबारी है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी हैं और ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आयोग के द्वारा इंडिविजुअल बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर माफी की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कर माफ़ किया था? या कर से संबंधित बातों के बारे में जानकारी कौन से लेख से पता चलता है? पहला है गिरनार, दूसरा है भीतरी, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है रुमिनदेई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कर संबंधी जानकारी पता चलती है, कर माफ़ी की पता चलती है, वो अभिलेख कौन सा है? तो याद रखिएगा, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जब अशोक लुम्बिनी गए थे और उन्होंने वहाँ पे बलि नामक कर को समाप्त करके भू राजस्व को 1/8 कर दिया था, इस बात के बारे में जानकारी हमें रुमिनदेई अभिलेख से पता चलता है, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लास्ट आपका बिल्कुल सही है, रुमिनदेई। अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? बताएंगे, अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? पहला है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, दूसरा है महास्थान और शाहगौरा, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो कि खरोष्ठी लिपि में है? अशोक का कौन सा लेख है जो कि खरोष्ठी लिपि में है? तो याद रखेंगे, आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान में है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और पाकिस्तान में ही खरोष्ठी लिपि का प्रसार था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका जो है महास्थान और शाहगौरा, ये तो आपका सभी को पता है कि गोरखपुर में है और बांग्लादेश में। तो निश्चित ही अगर इन क्षेत्रों में है तो कौन सी लिपि में होगा बच्चा लोग? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में होगा। ये आप लोगों को मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जा रहा है रक्षाबंधन के अवसर पे। क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषा में है? कौन सा अभिलेख है अशोक का जो 2 भाषा में है? पहला है सरिय कुन्हा, दूसरा है शाहगौरा, तीसरा है मानसेहरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा अभिलेख है जो अशोक ने 2 भाषाओं में लिखवाए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। सर ये कुन्हा ये मिला है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान का है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अफ़गानिस्तान में मिला है ये। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, और मैंने बहुत मेहनत से इन सारे फैक्ट को इकट्ठा किया था। ये सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही अशोक के अभिलेख से आने वाले क्वेश्चन तो आप जल्दी गलत नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, जो लिपियाँ हैं, जो भाषाएँ हैं, जो प्लेस हैं, उनमें वर्णित जो बातें हैं, वो सारे मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है। बच्चा लोग आप लोग भी अपना थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए। आप लोग मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है, क्लास में उपस्थित रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है, कमेंट और लाइक करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट लाइक भी किया करें, क्लास में रहा करें, जिससे एनर्जी मिले। अन्यथा एनर्जी नहीं मिलती है तो काम नहीं हो पाता है। तो काम के लिए एनर्जी चाहिए ना, यानी कि घूस। अब घूस के तौर पे आप लोग मुझे क्या दे सकते हैं? लाइक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और अपनी उपस्थिति और साथ में अपना परफॉर्मेंस। तो घूस तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।